नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, उसका जो तीसरा पार्ट है, व्हाट आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्स क्या होते हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं, क्योंकि इतिहास जो लिखा जाता है वो स्रोत या सोर्स के आधार पर ही लिखा जाता है। कितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, अगर सोर्स नहीं है तो वो इतिहास नहीं होते हैं, बल्कि वो साहित्य के एक पार्ट बन जाते हैं। इतिहास और साहित्य में यही अंतर है कि इतिहास जो है वो सोर्स के आधार पर लिखा जाता है, स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है, जबकि साहित्य के लिए इसका कोई बाध्यता नहीं है। एक बहुत बड़े एक इतिहासकार हैं, इनका नाम है ऑर्जी कॉलिंगवुड। इन्होंने अपने इनका जो बुक है वो है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। तो द आइडिया ऑफ हिस्ट्री में जो ये ऑर्जी कॉलिंगवुड है वो ये बताते हैं कि अगर काल्पनिक कृतियों की बात की जाए तो उसमें जो एक इतिहासकार की कृति है और जो एक साहित्यकार की कृति है या उपन्यासकार की कृति है, साहित्यकार और उपन्यासकार को आप एक ही तरीके से समझ सकते हैं, दोनों जो हैं वो एक ही जैसे हैं। तो कहते हैं कि उनकी जो कृतियां हैं, चाहे एक इतिहासकार की कृति हो या एक साहित्यकार की कृति हो, उसमें कोई मौलिक भिन्नता नहीं होता है। अगर काल्पनिक कृतियों की बात की जाए तो जिस प्रकार से एक इतिहासकार कल्पनाओं के को आधार बनाकर एक घटनाक्रम को दूसरे घटनाक्रम से जोड़ने का प्रयास करता है, उस पर अलग अलग उनके मत होते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं। उसी प्रकार से जब एक उपन्यासकार उपन्यास लिखता है, एक साहित्यकार किसी साहित्य की रचना करता है, तो दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अगर एक काल्पनिक कृति की बात की जाए तो, लेकिन अंतर वहां आ जाता है कि एक इतिहासकार के लिए ये जरूरी है कि उनकी जो कृतियां हैं वो स्रोतों पर आधारित होनी चाहिए, उसमें स्रोतों का होना जरूरी है, जबकि एक साहित्यकार के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इतिहास क्या है और इतिहास में जो स्रोत हैं उसके क्या महत्व है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बहुत सारे जो स्रोतें होती हैं, ऐतिहासिक जो स्रोतें मिलती हैं, जिसके आधार पे जो अलग अलग इतिहासकार होते हैं वो अलग अलग आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके आइडियोलॉजी का जो प्रभाव होता है उससे जो इतिहासकार है वो अपने आइडियोलॉजी की तरफ बह जाता है और कुछ न कुछ वो उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग लिखता है, जिसकी झलक बाद में देखने को मिलती है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में, जब औरंगजेब का इतिहास लिखा जा रहा था तो एक यदुनाथ सरकार है जिन्होंने औरंगजेब को एक विलेन के रूप में दिखाने का कार्य किया। तो दूसरी तरफ एक व्यक्ति है फारूकी,
जिन्होंने औरंगजेब को एक महान आत्मा दिखाने का प्रयास किया। उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो लेख हैं, उससे ये झलकता है। अब ना तो फारूकी अपनी जगह पे गलत हैं और न ही यदुनाथ सरकार अपनी जगह पे गलत है। दोनों ने जो औरंगजेब के बारे में जानकारी दी है वो स्रोतों पे ही आधारित है, मतलब स्रोत के साथ ही उन्होंने ये वर्णन किया है। तो अब यहां कंफ्यूजन होता है कि भाई इतिहास स्रोत पे आधारित होना चाहिए, लेकिन स्रोत के बाद भी एक इतिहासकार के लिए इतिहास लिखते समय निष्पक्ष होना जरूरी है। इतिहास लिखने के लिए स्रोतों का तो होना जरूरी है, लेकिन स्रोत के साथ साथ एक इतिहासकार को निष्पक्ष होना जरूरी है, जो कि इस मानव स्वभाव के कारण बहुत कम देखने को मिलता है। प्रत्येक मानव का ऐसा प्रवृत्ति है कि वो किसी न किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है। उस पर उसके धर्म का, उसके जाति का, उसके देश का, उसके क्षेत्र का कुछ न कुछ असर होता है और वो अपने इन सारी चीजों को प्रमोट करने का कोशिश करता ही करता है। तो यहां जो स्रोत हैं उन पर भी हमको विचार करना होगा कि जो स्रोत हैं उनका सही तरीके से जो अध्ययन है, एक निष्पक्ष तरीके से उनका जो अध्ययन है वो किया जाना भी जरूरी है। तभी हम ये कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो सही इतिहास लिखने में हमारी मदद करते हैं। अब एक और है, देख लेते हैं, द एम ऑफ हिस्ट्री, डेविड थॉमसन। डेविड थॉमसन एक इतिहासकार हैं जिनका बुक है द एम ऑफ हिस्ट्री। उसमें ये जो डेविड थॉमसन है वो यही बातों को रखते हैं कि भाई ये जो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह का मतलब आप समझते होंगे किसी भी व्यक्ति के बारे में जो एक पूर्व धारणा बना लिया है, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, धर्म हो, कुछ भी हो। तो इनका कहना है कि ये जो पूर्वाग्रह का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं देखा जाता है और इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उनका जो बुक है द एम ऑफ हिस्ट्री, उसमें। तो ये तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि भाई इतिहास में जो स्रोत हैं उनके क्या महत्व हैं और जो स्रोत हैं उनका किस तरीके से अध्ययन होना चाहिए, उस पर पूर्वाग्रह जो है वो हावी नहीं होना चाहिए। तभी हम किसी भी स्रोत का सही तरीके से उपयोग करके और इतिहास को एक सही दिशा दे सकते हैं। अब ये इतिहास लिखने के लिए जो स्रोत का जरूरत होता है, आखिर वो स्रोत क्या होते हैं और कौन कौन से स्रोत होते हैं जिनके आधार पे इतिहास को लिखा जाता है। तो यहां कह रहा है कि चाहे कोई प्लेस हो, कोई पर्सन हो, कोई टेक्स्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, जिससे हम जो है वो किसी भी पास्ट इवेंट का या किसी भी पास्ट पीरियड का इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। मतलब पास्ट पीरियड या किसी पास्ट इवेंट के बारे में जानकारी देने वाले वो सारे चीज, जिसमें कोई प्लेस शामिल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये सारे के सारे इतिहास के स्रोत या सोर्स के रूप में जाने जाते हैं। अब ये जो सोर्स हैं वो भी अलग अलग प्रकार के ये सोर्स होते हैं।
अब ये अलग अलग प्रकार के क्या सोर्सेज हैं, तो आप इस पिक्चर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, आखिर वह हिस्ट्री के सोर्स क्या है, इतिहास जो लिखा जाता है वो किसके आधार पर लिखा जाता है। तो कहता है कि पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि दो जो सोर्सेज हैं उसके बारे में क्लास में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, एक लिटरेरी सोर्स और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लेकिन लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स के साथ साथ, क्योंकि इस बार जो है सीबीएसई का अच्छा प्रयास है कि इसमें बच्चों को विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया है, तो इसमें जो ओरल सोर्सेज हैं और जो आर्टिस्टिक सोर्सेज हैं उनको भी शामिल किया गया है। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या हो सकते हैं? लिटरेरी सोर्स वैसे सोर्सेज हैं जो कि रिटेन फॉर्म में है, लिखा हुआ है। तो जो रिटेन फॉर्म में जो सोर्सेज हैं उन्हें लिटरेरी सोर्स कहा जाता है। अब ये लिटरेरी सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो आप इसको जो है इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो लिटरेरी सोर्स होते हैं वो दो प्रकार के सोर्स होते हैं। पहला फॉरेन अकाउंट्स और दूसरा इंडियन लिटरेचर। फॉरेन अकाउंट्स में वो सारे सोर्सेस शामिल हैं जिसमें फर्स्ट है ट्रेवालोग्यू। ट्रेवालोग्यू कहने का मतलब कि बहुत सारे जो ट्रैवलर्स लोग जब भारत घूमने आते थे, चाहे आप हिंसांग का उदाहरण ले सकते हैं, मेघास्थिनी का उदाहरण ले सकते हैं, टेवर्नियर का उदाहरण ले सकते हैं, मनुची का उदाहरण ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करके यहाँ इंडिया में आते थे और भारत के बारे में वो लिखते थे, तो उनके जो राइटिंग्स हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए बुक हैं, उससे हमें उस काल के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद होती है। इस तरीके के जो अकाउंट्स हैं उनको ट्रेवलोग्यू कहा जाता है। फिर जो फॉरेन अकाउंट्स हैं वो और एक हो सकते हैं हिस्टोरिकल क्रॉनिकल। अब ये हिस्टोरिकल क्रॉनिकल क्या हो सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति आया और वो इस राजा के बारे में लिखा, उसके बाद कोई आया और वो उस राजा के बारे में लिखा, तो जो दोनों का जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है, मतलब दोनों के बीच का जो टाइम है, उसके आधार पे ये अनुमान लगाया जा सकता है, ये पता लगाया जा सकता है कि ये राजा पहले था, ये राजा बाद में हुआ, या ये राजा था और जो ये राजा था, राजा ए और राजा बी के बीच जो ड्यूरेशन था वो इतने वर्ष का था। तो ये भी जो है वो हमारी मदद करते हैं इतिहास को समझने में, इसलिए इन्हें भी सोर्स ऑफ हिस्ट्री मतलब ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अब इधर फॉरेन अकाउंट्स हो गया, अब हम चलते हैं इधर इंडियन लिटरेचर की तरफ। बहुत सारे जो इंडियन लिटरेचर्स हैं जो कि हमें मिले हैं और वो इतिहास को समझने में हमारी मदद करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो लिटरेचर है वो है वेदास एंड इतिहास। जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, वो भी एक तरीके से इतिहास के स्रोत के रूप में ही कार्य करते हैं। इसके बाद इंडियन लिटरेचर में ही है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं जिसमें कुछ साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजी का जानकारी हमको वहां से मिलता है।
साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमको वहां से जानकारी मिलता है, तो ऐसे जो टेक्सेस हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके साथ उस समय के जो कुछ कवि हैं उनके द्वारा जो पोएम और प्लेज लिखे गए हैं, उससे भी हमें उस समय का जो आर्थिक इतिहास है या सामाजिक इतिहास है उसको समझने में मदद मिलता है। उसके बाद बहुत सारे जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स हैं, तो ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी हमारी मदद करते हैं इतिहास को समझने में। और कहीं कहीं पे बहुत सारे जो कुछ लेखक थे जिन्होंने स्टोरीज का जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज मतलब पद का जो संग्रह है, कहानी का जो किताब है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इन सारी चीजों के माध्यम से भी हमें इतिहास को समझने में मदद मिलती है और इन सारी चीजों को लिटरेरी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है इतिहास का सही अध्ययन करने के लिए या इतिहास का सही तरीके से जानकारी इकट्ठा करने के लिए। अब आप ये लिटरेरी सोर्स समझ गए हैं। डबल टिक। अब लिटरेरी सोर्स के बाद हम आते हैं कुछ ओरल सोर्सेज। ओरल कहने का मतलब होता है कि वो उसका कोई रिटन फॉर्म तो नहीं है, लेकिन ओरली वो ट्रांसफर होता है। जैसे देखिए यहां सबसे पहला है जीनियोलॉजिकल। जीनियोलॉजिकल कहने का मतलब जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है बात। खैर अब तो वो जमाना धीरे धीरे खत्म हो गया है। आज का जो जनरेशन है उसके पास अब वो मौका नहीं रहा कि वो इस तरीके का कहानी अपने दादाजी से सुने। लेकिन हम लोग जब बच्चा थे तो क्या था कि बहुत सारे ऐसे कहानियां प्रचलित थी जो कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया के जो कुछ वैसे लोग थे जिनके बारे में जो है वो एक कहानी प्रचलित हो गया था कि भाई वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ये थे, वो थे। आप देखते हैं आपके हर एक घर में गांव में जो भी लोग रहते हैं तो हर एक गांव में जहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि खेत के उधर जो है वो एक गुरैया हुआ बने हुए हैं जिनका लोग पूजा करता है। उन पर जो है वो शराब और वो ये चढ़ाया जाता है। तो ये सारी जो मान्यताएं हैं वो कैसे आई? तो ये सारी जो मान्यताएं हैं वो जेनेटिकली आई हमारे पास। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते गया। हमारे पिताजी ने हमको बताया, हमारे पिताजी को पिताजी के पिताजी ने बताया, उनके पिताजी को उनके पिताजी ने बताया, और इस तरीके से हम जो है वो अपने बाल बच्चा को बताएंगे। तो इस तरीके से जेनेटिकली जो है वो जो नॉलेज, जो जानकारी ट्रांसफर होते रहता है, तो वो भी इतिहास के एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ ही कुछ जो फॉल्कलोर्स हैं, फॉल्क टेल्स कहने का मतलब है कि कुछ आप देखते हैं कि आप भारत में प्रत्येक 30 से 40 किलोमीटर के बाद जो लोग हैं उनका ट्रेडिशन बदल जाता है। जैसे शादी विवाह का ही ट्रेडिशन है, तो यहां 30 किलोमीटर यहां शादी विवाह का जो परंपरा है उसमें जो अलग अलग जो रस्म है उसको अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तो वही 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर आप चले जाएंगे तो उसी रस्म को दूसरे तरीके से किया जा रहा है। तीसरी जगह जाएंगे तो उस तरीके से किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो फॉल्क टेल्स हैं या कुछ ऐसी कहानियां हैं जो कि कुछ लोगों में प्रचलित है, तो इस प्रकार के जो फॉल्क टेल्स या जो फॉल्कलोर्स हैं वो भी हमें इतिहास को समझने में
हमारी मदद करते हैं, ये भी इतिहास के एक स्रोत या सोर्स के रूप में कार्य करते हैं, जिनको ओरल सोर्सेस कहा है। अब तीसरा कुछ आर्टिस्टिक सोर्सेस हैं। आर्टिस्टिक सोर्सेस का मतलब वैसे स्रोत जो कि उस समय के आर्ट को प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्या है, तो पेंटिंग। अब बहुत सारे पेंटिंग मिलते हैं, पुराने प्राचीन जो पेंटिंग मिलते हैं, तो उस पेंटिंग के माध्यम से भी उस काल खंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में हमको मदद मिलता है। इससे ये पता चलता है कि जो पेंटिंग था वो कितना डेवलप्ड था। वैसे तो माना जाता है कि अंग्रेज के आने के बाद यहाँ जो है वो माइनिएचर पेंटिंग जो है वो डेवलप्ड हुआ। पहले जो था वो माइनिएचर पेंटिंग था, बाद में जो है वो पेंटिंग में और वो डेवलपमेंट देखने को मिला अंग्रेज को के आने के बाद। और अंग्रेज जब आए तो इन्होंने एक पेंटिंग नया चीज लाया, ऑयल पेंटिंग, उसको प्रमोट किया और धीरे धीरे जो माइनिएचर पेंटिंग्स थे वो समाप्त होते गए। लेकिन अब ये जो पेंटिंग थे, चाहे वो पुराना ही पेंटिंग क्यों ना हो, तो हमें इस पेंटिंग के माध्यम से उस समय का जो समाज है उसकी झलक मिलती है। क्योंकि ये जो अधिकतर पेंटिंग्स होते थे उसमें उस समय के समाज को पेंट किया जाता था, चित्रित किया जाता था, देवी देवताओं का चित्रण किया जाता था, जिससे हमें उस समय के लोगों का जो धार्मिक आस्था है उसके बारे में जानकारी मिलता है। बहुत सारी जो पेंटिंग है जिसमें राजा रानी के साथ साथ राज दरबार का पेंटिंग किया जाता था, तो इसके माध्यम से हमें उस कालखंड में जो रूलर्स थे उनके बारे में जानकारी मिलता है। तो इस प्रकार से पेंटिंग भी इतिहास के एक स्रोत के रूप में इतिहास लेखन में हमारी मदद करता है। उसके बाद उस समय की जो कुछ स्कल्पचर्स हैं जो कुछ मिले हैं, तो स्कल्पचर्स भी उसी प्रकार से, जैसे पेंटिंग हमारी मदद करता है वैसे स्कल्पचर्स भी हमारी मदद करता है उस समय का जो इतिहास है उसको समझने में। और कुछ जो पैनल्स मिले हैं, पैनल्स कहने का मतलब वही मन का टाइप का, मोतियों का माला उला मन का, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों के माध्यम से भी ये सारे जो हैं, अब जो मन के बने होते थे वो किस प्रकार के बने होते थे, उसमें किस तरीके का आर्ट का प्रयोग किया जाता था, कहां कहां तक एक विशेष प्रकार के मन की किस किस एरिया तक फैले हुए थे, जिससे हमें उनके जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनके बारे में पता चलता था। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो आर्टिस्टिक सोर्स थे वो भी हमें उस समय के इतिहास को समझने के लिए, किसी भी कालखंड के इतिहास को समझने के लिए एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में ये कार्य करते हैं। अब चौथा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास को समझने के लिए, या किसी भी कालखंड के इतिहास को समझने के लिए, किसी भी प्लेस के किसी भी जगह का इतिहास समझने के लिए ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं, तो पहला कह रहा है कि इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में कैसे हो सकते हैं, तो ये मनुस्क्रिप्ट के रूप में हो सकते हैं। पहले क्या था कि चूंकि इंस्क्रिप्शंस कहने का मतलब कि कुछ लिखना, खोद कर लिखना, काट कर लिखना, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो चीज थे, चाहे वो पत्थरों को काट कर लिखा जाए, चाहे वो तांबा का प्लेट है उसको काट कर या उसको पर वो जो है उसको चिन्हित करके लिखा जाए, तो इस मतलब
इंस्क्रिप्शन कहने का मतलब उसको काट कर या छेद कर लिखा जाता, ठीक है। अधिकतर ये जो इंस्क्रिप्शन थे वो पत्थरों पे ही लिखे जाते थे। लेकिन यहाँ देखिए कुछ मनुस्क्रिप्ट है। मनुस्क्रिप्ट क्या है, तो ये बड़े बड़े भोजपत्र जो होते थे उस पर कुछ लिखा जाता था स्याही के माध्यम से। तो ये जो मनुस्क्रिप्ट है, क्योंकि पहले जो मनुस्क्रिप्ट मतलब बहुत सारे जो मनुस्क्रिप्ट हैं वो सही दिशा में नहीं है, मतलब क्योंकि वो बहुत बर्बाद हो गए हैं, या उस पे जो लेख लिखे जाते थे, ठीक है ना। तो क्या होता था कि पहले स्क्राइबर्स टाइप के लोग होते थे, जैसे आप जब पढ़ते होंगे ये जो पेज का ये जो निर्माण है, मतलब कागज कलम का जो कागज का ये जो निर्माण है, तो जब आप उसको पढ़ते हो कि भाई चाइना में सबसे पहले इसका शुरुआत हुआ था, और जब बाद में धीरे धीरे चाइना से जो है वो इटली में गया, इटली से पूरा यूरोप में फैला, यूरोप से फिर इंडिया में आया। लेकिन उससे पहले ये मनुस्क्रिप्ट हमारे यहाँ काम कर रहा था, भोजपत्र पे कुछ लिखा जाता था, बाद में उसको रिप्लेस किया जाता था, और जो उसके लिए स्क्राइबर्स होते थे जो कि दूसरी जगह लिखते थे। लेकिन अब क्या होता था कि इससे क्या होता था कि एक जगह का चीज को दूसरी जगह जब लिखना होता था तो उसमें समय काल खंड जैसे जैसे वो बीतते गया, तो इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जो पुराना हिंदी है उसमें 1 जो है आपको लिखा हुआ जो मिलेगा, 5 जो लिखा हुआ मिलेगा, 9 जो लिखा हुआ मिलेगा, 8 जो लिखा हुआ मिलेगा। अगर आज का जो जनरेशन है उसको दिया जाए तो हो सकता है कि उसको वो सही तरीके से पता ही ना हो कि वो 8 लिखा है कि 9 लिखा है। तो इससे क्या होते थे कि मतलब कुछ भिन्नता देखने को मिलती थी, लेकिन बहुत हद तक वो भी हमें उस कालखंड के बारे में जानकारी देने के लिए प्राप्त है। इसके बाद वही कुछ कॉपर के जो प्लेट्स थे उस पर लिखे जाते थे। इसके साथ जो क्वाइंस सिक्के, तो ये जो सिक्के होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, क्योंकि ये सिक्के हमें उस राजा का जो राज्य मतलब उस राजा का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में जानकारी देता था। ये सिक्के हमें उस राजा के धार्मिक झुकाव या धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में जानकारी देता था। ये सिक्के हमें उस कालखंड के जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताने का काम करता था। अगर जहां से बहुत ज्यादा सोने का सिक्का मिला है, इसका मतलब समझा जाता था कि वो राज्य बहुत अच्छा होगा, फल फूल रहा होगा, विकसित होगा। चांदी का मिला तो भाई कुछ गिरावट आ रहा है, तांबा या का मिला तो भाई समझ रहे हैं कि अब जो है स्थिति खराब हो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो क्वाइंस थे, अब क्वाइंस पे क्या होते थे कि क्वाइंस पे राजा का चित्र हो सकता था, रानी का चित्र हो सकता था, या राजा, जैसे मान लिए समुद्रगुप्त के बहुत सारे सिक्के मिले हैं, चंद्रगुप्त के बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जिसके आधार पे उसका किस धर्म के प्रति झुकाव था। धनुर्धर प्रकार के सिक्के मिले हैं, अश्वमेध प्रकार के सिक्के मिले हैं। तो इससे हमें उस राजा के बारे में बहुत सारी जानकारी को इकट्ठा करने में मदद मिलती है। और ये जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये भी एक तरीके से सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में इतिहास लेखन में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद हम अब देखते हैं कि कुछ जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स उस समय के मिले हैं। ये स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कोई मॉन्यूमेंट्स मिला है उस समय का, या कोई मॉन्ट्स मिला है उस समय का। मॉन्यूमेंट्स या मॉन्ट्स कर सकते हैं। मॉन्ट्स मतलब जो राजा के द्वारा कुछ जो निर्माण करवाया गया है, किला उला बनाया गया है, तो इन सारी चीजों से भी हमें उस कालखंड के बारे में, उस राजा के बारे में
जानकारी मिलता है, और ये भी इतिहास के एक स्रोत के रूप में हमारी मदद करते हैं। इसके साथ जो कुछ एक्सकेवेशंस होते हैं, मतलब खुदाई जब हुआ, तो खुदाई से भी हमको जो है वो अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती है। जैसे खुदाई में अगर कोई पॉटरी या टॉय मिला है, कोई मिट्टी उट्टी का कोई घड़ा मिला है, कोई बर्तन मिला है, कोई खिलौना मिला है, तो उससे हमें उस कालखंड के बारे में जानकारी ये मिलता है कि भाई लोग मनोरंजन के लिए किस चीज का उपयोग करते थे, कौन से खिलौने थे जिसका मनोरंजन का यूज करते थे। तो मोहनजोदड़ो से मिला है वो रथ का एक छोटा सा, मतलब मिट्टी का बना हुआ रथ, शायद बच्चे खेलते होंगे। उसी तरीके से बहुत सारे जो पोएट्री है घड़े बन के वो मिले हैं, घड़ा जो है वो मिला है। उसके बाद एक्सकेवेशन से वहां का, मतलब जहां भी एक्सकेवेशन होते हैं वहां से हमें वहां के जो हैबिटेशंस और ब्यूरियल्स हैं वो मिलते हैं कि भाई जो लोग थे वो किस तरीके से वो रह रहे थे, वो क्या पहनते थे, किस तरीके से जीवन जीते थे। जैसे कुछ जो मूंगा है वो मिला है जिस हड़प्पा से, तो इससे पता चलता है कि जो लोग वहां के थे वो ये जो मूंगे थे वो उसको एज अ, जो स्त्रियां थी वो मतलब गला में पहनने के लिए यूज करती थी, उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि आभूषण के रूप में उसका यूज करती थी। जो ब्यूरियल्स मिले हैं, मतलब जो सबको जो दाब दिया जाता था, तो इससे पता चलता है कि भाई वहां के जो लोग थे उनका धार्मिक मान्यता क्या था। बहुत सारे जो वीडियोस मिले हैं उसके साथ लोगों के बहुत सारे जो उनके जो चीज होते थे, सामान होते थे, उनको वीडियोस के साथ ही दफना दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि लोगों का जो विश्वास था वो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जो जीवन है उसमें लोगों को भी विश्वास था, कि लोगों को लगता था कि शायद जब लोग मर गए हैं तो जब वो दूसरी दुनिया में जाएंगे तो उनके जो सामान है वो भी उसके साथ दफना दिए जाते थे। कहीं कहीं पे युगल समाधान भी मिला है, दो दो लोग को एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। तो इससे भी हमें उस समय के इतिहास को समझने में मदद मिलती है, और ये भी हिस्ट्री के एक सोर्स के रूप में हमारी मदद करते हैं। इसके बाद एक्सकेवेशन से अगर कोई ह्यूमन, एनिमल या प्लांट्स के जो कुछ रिमेन्स मिलते हैं, उसके आधार पे भी हमें उस कालखंड का जानकारी मिलता है। आज जो साइंस है इतना ज्यादा डेवलप्ड कर गया है कि उनके जो छोटे छोटे जो अवशेष मिलते हैं और उनका डीएनए, मतलब जो जेनेटिकली उनको जो है वो वेरीफाइड करके और उनका जो अनुवांशिकता है उसका पता लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है ये जो नया ये जो टेक्निक आया है जिससे ऐसा पता चलता है कि जो बहुत सारे जो इतिहासकार से उनका मत था कि आर्य लोग जो थे वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, अलग अलग जगह से आए थे। कोई बोलता है यूरेशिया से आए थे, कोई बोलता है यहीं के मूल निवासी थे, कोई बोलता है ईरान से आए थे। लेकिन हाल फिलहाल का जो डेवलपमेंट है उससे पता चलता है कि नहीं, आर्य जो थे वो यहीं के मूल निवासी थे। और ये संभव हो पाया किससे, तो उनका जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उससे, उनका जेनेटिक मतलब उनके आनुवांशिकता का पता लगाकर, क्योंकि साइंस जो है अब डेवलप्ड कर रहा है, तो इतिहास को लिखने में जो बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ हिस्टोरियन ही नहीं, इतिहासकार ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस इतिहास को लिखने में हमारी मदद करते हैं। इसके साथ उस समय के जो टूल्स और वेपन्स मिले हैं, जो औजार मिले हैं, भाई किस किस तरीके के औजार का ये लोग यूज करते थे, किस किस प्रकार के टूल्स का ये लोग यूज करते थे। इसके साथ फिगरेंस और ऑर्नामेंट्स, मतलब वही आभूषण, किस प्रकार के जो आभूषण हैं या किस प्रकार के जो फिगरेंस हैं उसका ये यूज करते थे। ये कितना पुराना है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये ऐसा क्यों करते थे। तो इन सारे चीजों
ये जो सारे सोर्स हैं उनके माध्यम से ही हम इतिहास को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं वो सोर्स ऑफ हिस्ट्री माने जाते हैं। अब जो इतिहास लिखा जाता है, तो इतिहास लिखने में जो एक इतिहासकार है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इतिहासकार को निष्पक्ष होना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि स्रोतों के कारण, स्रोत होने के बावजूद भी जो इतिहासकार हैं उन पर अलग अलग जो विचारधारा है उसका प्रभाव होता है, और वो उस विचारधारा में बहकर इतिहास को उस तरीके से लिख देते हैं, या उनका जो लेख है, उनका जो राइटिंग है, उस पर उनके विचारों के प्रभाव को देखा जाता है। ये जो इतिहासकार लोग होते हैं वो कौन होते हैं? तो कहता है कि अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, वो पर्सन जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करता है या लिखता है, उसे इतिहासकार कहा जाता है। तो क्या सिर्फ ये इतिहासकार जो हैं वही हमारे सोर्स को सही तरीके से समझ पाते हैं, या क्या इन स्रोतों को समझने के लिए इतिहासकार काफी है? तो नहीं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिससे हम किसी एक खास निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। उसमें भिन्नता हो सकता है, अलग अलग इतिहासकारों का जो मत है, विचार है, उसमें अंतर हो सकता है, और इसीलिए तो यहां पे हमने आपको पहले बताया था हमने कि द आइडिया ऑफ हिस्ट्री में आरजी कॉलिंगवुड से लिखते हैं कि साहित्यकार और इतिहासकार में यही अंतर है कि इतिहासकार किसी भी चीज को जो लिखेगा उसके लिए स्रोतों का होना जरूरी है, जबकि साहित्यकार के लिए ये जरूरी नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि इतिहासकार स्रोत के आधार पे तो लिखते ही हैं, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राचीन कालखंड के वो सारे स्रोत उसके पास उपस्थित हो। तो जो कुछ उनको स्रोत मिलता है उसके आधार पे इतिहासकार कुछ कल्पना भी करता है, जैसे कि एक साहित्यकार कल्पना करता है। लेकिन इतिहासकार का जो कल्पना है और साहित्यकार का जो कल्पना है उसमें मौलिक अंतर यही है कि इतिहासकार का जो कल्पना है उसमें तथ्यों का होना जरूरी है। बिना तथ्य के वो इतिहास नहीं रह जाता है। तो ये जो एक इतिहासकार होते हैं वो पास्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भी इनकी मदद करते हैं इस इतिहास को सही तरीके से समझने में, सही तरीके से इतिहास को एक सही दिशा देने में, सही रास्ता पे ले जाने में इन लोगों का भी योगदान होता है, जिसमें एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ये क्या करते हैं? तो द स्टडी ऑफ पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स, जो प्राचीन काल के जो रिमेन्स हैं उसको डिग करके, मतलब खुदाई करके, और जो भी चीज मिलते हैं, जो रिमेन्स मिलते हैं, उसके आधार पे ये जो है उस कालखंड का जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। फिर है एपिग्राफिस्ट, ये क्या करते हैं? तो ये जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस है उसका स्टडी करते हैं, प्राचीन जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनका स्टडी करते हैं। और हमने आपको बताया भी होगा कि आज भी जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो का जो इंस्क्रिप्शन है, वहां जो लिपि यूज किया गया है उसको आज भी पढ़ा नहीं गया है। 1921 ईस्वी में सबसे पहले जो है वो हड़प्पा, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया था जेम्स प्रिंसेप और राखेलदास बनर्जी के नेतृत्व में। लेकिन उस समय के जो भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और उसके जो लिपि लिखा गया है, उस लिपि का अध्ययन जो है अभी तक
लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शन पे जो लिपि लिखा गया वो चित्रात्मक लिपि है और उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इनका भी जो योगदान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इपिग्राफिस्ट लोगों का। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये क्या करते हैं, तो ये ह्यूमन सोसाइटी और उनका जो कल्चर है उसका अध्ययन करते हैं कि भाई उस समय के जो लोग थे वो, उनका समाज किस प्रकार का था, उनका कल्चर किस प्रकार का था, किस ट्रेडिशन को वो फॉलो करते थे, समाज किस स्तर पे बटा हुआ था, समाज में किसका क्या स्थिति था, महिलाओं का क्या स्थिति था, राजा का क्या स्थिति था। तो इन सारे चीजों का अध्ययन जो है वो ये करते हैं उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसके बाद है जियोलॉजिस्ट। ये जियोलॉजिस्ट जो जो फिजिकल फीचर है अर्थ का, उसके बारे में ये जानकारी इकट्ठा करते हैं कि भाई किसी भी राज्य का जो फिजिकल फीचर था वो किस प्रकार का था। जैसे औरंगजेब को नाको चना चौवाने का जो मादा रखते थे शिवाजी, वो उनका जो एरिया था महाराष्ट्र का, उसके फिजिकल फीचर के आधार पे ही वो ऐसा कर पाते थे, क्योंकि जो वो पहाड़ी लोग थे, एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं, आप इतिहास में आप पढ़े होंगे कि एक छापामार युद्ध प्रणाली जो है उसको अपनाते थे शिवाजी। अब ये छापामार युद्ध प्रणाली क्यों अपनाते थे भाई? क्योंकि वहां का जो फिजिकल फीचर था, उनके एरिया का, उनके रीजन का जो फिजिकल फीचर था वो इस प्रकार का था। तो ये जो लोग हैं वो किसी भी एरिया के फिजिकल फीचर को समझने का प्रयास करते हैं, जो कि जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद है पेलियंटोलॉजिस्ट। पेलियंटोलॉजिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि ये स्टडी करते हैं रिमेन्स इन दी फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। जो वही बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे कि जो रिमेन्स बचे हुए हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि मानव या जो जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं जो कि लंबे समय तक जब वो मिट्टी में वो दबे हुए रहते हैं तो उसके बाद जो है वो फॉसिल के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसके आधार पे ये जो है वो उस कालखंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये सारे लोग मिलकर किसी भी इतिहास को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। इतिहास लेखन में इन सारे लोगों का जो योगदान है, उसको किसी का योगदान को कम और किसी के योगदान को ज्यादा करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि सारे लोगों का अपने अपने क्षेत्र में समान महत्ता है, समान विशेषता है। अब यहाँ पे हमने बताया कि अब एक जो जेनेटिक जो अनुवांशिकता का ये जो कंसेप्ट है, उसको भी जांच करने का ये जो हमारे पास अब टेक्नोलॉजी आ गया है, जिससे भी अब बहुत हद तक किसी भी रिमेन्स का, हम किसी भी जो रिमेन्स मिले हैं, चाहे वो मनुष्य के हों चाहे जानवर के हों, तो उसके रिमेन्स के आधार पे हम उनके बारे में बहुत सारा जानकारी, उनके जेनेटिक जो गुण है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। ये जेनेटिक्स क्या है तो थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा। ये कहता है कि दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, दैट स्टडीज हाउ इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन certain features and characteristics get passed down from one generation to the next। कहता है कि ये जो है बायोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि कैसे कोई प्लांट्स, एनिमल्स या कोई ह्यूमंस हैं, उनके जो कुछ सर्टेन, कुछ जो निश्चित जो फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। आपको पता होगा कि आप जो है तो आपके अंदर आपके माता और पिता का जो जेनेटिक है
जेनेटिक गुण है, वो जेनेटिक गुण जो है वो बच्चों में ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो आप होंगे और आपकी पत्नी होगी, तो इन दोनों का जो जेनेटिक गुण है वो कुछ, उस जेनेटिक गुण का कुछ भाग जो है वो आपके बच्चों में ट्रांसफर होगा। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो जेनेटिक गुण है वो ट्रांसफर होते रहते हैं। ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये जो जेनेटिक अध्ययन है उसके माध्यम से भी हम अब जो इतिहास के जो स्रोत हैं उसका सही अध्ययन करके इतिहास को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं, और इतिहास को सही तरीके से समझने में, सही तरीके से जानने में ये जो सोर्सेज हैं वो हमारी मदद करते हैं। आशा है कि ये जो हिस्ट्री, द सोर्स ऑफ हिस्ट्रीज है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ज्यादा से ज्यादा जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें और वो लोग भी इस जानकारी से अवगत हो पाए। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।